नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन क्या होता है, यानी कि सन साइन मतलब उसी से समझ में आ रहा है सूर्य का चमकना, उसका ड्यूरेशन कितनी, यानी कि ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक रहता है। तो हीट रिसीव्ड डिपेंड्स ऑन डे और नाइट, क्लियर स्काई, ओवरकास्ट, समर, विंटर एंड एटसेट्रा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो हीट रिसीव की जा रही है किसके द्वारा, डे के द्वारा, नाइट के द्वारा, ठीक है। क्लियर स्काई देखा जाता है समर, यानी कि हमारी समर में, विंटर में कैसा देखा जाता है उसके बारे में। ये सभी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द सनसाइन है। लेकिन अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर से अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप ये देखते होंगे कि आपने पानी लिया है ग्लास में, उसमें होता क्या है, आप ऊपर से उसकी जो ग्लास की सतह होती है उसको देख पाते हैं। अगर उसी में आप मान लो उसी की जगह आप चाय ले लीजिए तो आपको क्या ऊपर से नीचे तक दिख जाता है? नहीं। तो आंसर उसका क्या है, नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ चाय ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाटर ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। तो एरोसॉल, स्मोक और स्मूथ डस्ट, वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड इफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी। कहने का मतलब ये जितने भी पार्टिकल्स मैंने अभी गिनाए, जैसे एरोसॉल हो गया, डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गया, क्लाउड हो गया, ये सभी क्या करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर में। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आसमान में बादल नहीं होते हैं, भाप नहीं होती है, मानसूनी बादल नहीं होते हैं, तो आपको एक एक चीज़ आसमान की दिखाई पड़ती है। सूर्य बिल्कुल आराम से एकदम आसानी से चमक रहा होता है, ठीक है। रात को चांद अच्छे से निकलता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, क्लियरिटी देखने को मिलती है, मतलब एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब ये चीज़ें उसके अंदर दिखाई पड़ती हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलता है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज मोर देन द रेडियस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि वेवलेंथ किसकी, यदि यानी वेवलेंथ है एक्स ऑफ रेडिएशन, कितना, यानी कि रेडिएशन वहाँ से आ रहा है सन की साइड से, मोर देन द रेडियस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल, वो किससे बड़ी है, जो पार्टिकल जो ऑब्स्ट्रक्टर है उससे बड़ा है, ठीक है। तो होगा क्या, देन द स्कैटरिंग लाइट ऑफ द, यानी कि वहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा, जो लाइट है उसका स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, मतलब उसका अलग डायरेक्शन में विभिन्न विभिन्न दिशाओं में परिक्षेपण देखने को मिलेगा। परिक्षेपण का मतलब ये होता है कि लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, ये दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। इफ द वेवलेंथ इज लेस देन द ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल्स सच एज द डस्ट पार्टिकल्स, टोटल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यदि आपको ये दिखाई पड़ता है कि रेडिएशन जो आ रहा है उससे ज़्यादा पार्टिकल, यानी कि उससे जिस सोर्स से वो आ रहा है उसकी रेडियस से भी ज़्यादा कोई पार्टिकल दिखाई पड़ता है, तो पूरा लाइट जो होगा उधर देखने को मिलेगा, यानी कि बैक चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हमें कौन सा, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब्जॉर्प्शंस ऑफ सोलर रेडिएशन टेक प्लेस, यानी कि अब्जॉर्प्शंस ऑफ सोलर रेडिएशन टेक्स प्लेस इफ द ऑब्स्ट्रक्शन पार्टिकल्स हैपन टू बी वाटर वेपर, ओजोन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, क्लाउड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे उसमें अगर देखा जाए, जैसे अब अभी मैं बात करूँ तो ओजोन लेयर्स है वो यानी कि क्या कर लेती है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है, और क्लाउड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या है उसके बारे में बात करो। देखो, ये देखिए अर्थ है, इसके ऊपर क्या हो रही है, सन से लाइट आ रही है, कौन सी, ब्लू लाइट और रेड लाइट। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, लेकिन रेड लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। लोग जब ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जब आ रही है, कहाँ से, आसमान से आ रही है, आसमान से जब लाइट आ रही है तो आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो ब्लू लाइट है वो आकाश से आ रही है, लेकिन रेड लाइट कहाँ से, सूर्य से आ रही है। ऐसा कुछ फील होता है, लेकिन दोनों ही लाइट कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं। एक मिनट थोड़ा, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, लैंड सी डिफरेंशियल की। लैंड सी डिफरेंशियल, एल्बिडो ऑफ ए लैंड इज मच ग्रेटर देन एल्बिडो ऑफ ओशियन एंड वाटर बॉडीज, स्पेशली स्नो कवर्ड एरियाज रिफ्लेक्ट अप टू
70 to 90% ऑफ इंसोलेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एल्बिडो का मतलब क्या होता है, जिससे कोई सन से यानी कि सनलाइट क्या हो रही है, सन से अर्थ की तरफ आ रही है, अगर वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे 1 एल्बिडो। अगर उसका मान लो 30% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे बोलेंगे 0.3 एल्बिडो। ये कॉन्सेप्ट है एल्बिडो का, मतलब कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कितना उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है दोबारा। तो एल्बिडो ऑफ ए लैंड इज़ मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ ओशियन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लैंड का जो एल्बिडो होता है वो ओशियन से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर ज़्यादा यानी कि लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट जल्दी होती है और ज़्यादा ही जल्दी यानी कि उसका बाहर निकल जाता है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ स्पेशली अगर देखा जाए स्नो कवर्ड एरियाज रिफ्लेक्ट अप टू, यानी कि ये देखा जाता है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि 70 to 90% इंसोलेशन देखने को मिलता है, मतलब उतना उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट मोर इन वाटर, यानी कि हमें ये देखने को मिलता है जो वाटर के अंदर सनलाइट जो है उसका ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिलता है अप टू यानी कि 20 मीटर्स तक, और उसके बाद 1 मीटर। देयरफॉर अगर मैं बोलना चाहूँ तो 1 मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ, देन द लैंड वेयर इट इज़ अप टू 1 मीटर, देयरफॉर लैंड cools becomes hot more rapidly compared to the ocean compared ocean in the ocean continuous convection cycle helps in heat। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें क्या देखने को मिलता है, जो लैंड है वो जल्दी यानी कि कूल हो जाती है और जल्दी ही हॉट हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, ओशियन के कंपैरिजन में। ओशियन इतनी जल्दी यानी कि हीट और कूल नहीं होगा, यानी कि धरती जो है जल्दी हीट होगी और जल्दी ही गर्म हो जाएगी, ठीक है। In some oceans, continuous convection of the cycle helps in heat exchange between the keeping the diurnal and the animal temperature ranges low. Temperature distribution of ocean। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे की कि the specific heat of water is 2.5 times हाइयर देन द लैंड मास। कहने का मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है किसकी, हमारी वाटर की, वो 2.5 गुना ज़्यादा होती है किससे, लैंड से या लैंड मास से। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है टेक लॉन्गर हीट, यानी कि वो लंबे समय तक हीट लेगा और अप टू कूल डाउन, और धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा, मतलब ठंडा होगा। अब यहाँ पर एक फिनोमेना मैं समझाना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कि जो एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सन यहाँ पर है और यहाँ अर्थ है, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा कोई प्लेनेट है, हो क्या रहा है, या दोनों साइड में आप अर्थ को ही मान लीजिए, एक पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं। हो क्या रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट आ रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इधर यानी कि लाइट तो आ रही है लेकिन यहाँ नहीं पड़ पा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फिनोमेना बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है, नो सनलाइट नो क्रॉप्स, मतलब यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो नो क्रॉप्स, मतलब फल यानी कि फल फूल सब्जियाँ नहीं होंगी। ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा, और अबुंडेंट मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और फॉरेस्टेड एरिया कुछ यानी कि देखने को मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम कदार में। डोंट रिसीव सनलाइट, यहाँ पर रिसीव सनलाइट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर देखो अबुंडेंट सनलाइट है तो मतलब यानी कि मॉइस्चर भी ज़्यादा यानी नहीं देखने को मिलेगा, किसके कारण, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी, ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती है उसके बारे में समझते हैं, और इनको डिटेल में भी आगे समझेंगे। विंड्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लेटीट्यूड टू अनदर लेटीट्यूड्स। कहने का मतलब जो विंड्स हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड की तरफ। दे आल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ हीट बिटवीन द लैंड एंड द वाटर बॉडीज़। कहने का मतलब यहाँ पर ये उसमें भी हेल्प करती हैं, किसमें, एक लेटीट्यूड से, या मतलब हीट का ट्रांसफ़र एक लेटीट्यूड से दूसरी लेटीट्यूड में, या वाटर से किसी अदर बॉडीज़ में, ठीक है। द ओशियानिक विंड्स हैव कैपेसिटी टू टेक द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी coastal areas, reflected in cool summers and mild winters. This affects this pronounced the only windward sides। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि जो ओशियन है उसके अंदर जो विंड चलती हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है क्या करने के लिए, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लाने की, किसके अंदर, सी के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, कूल भी करती है उससे है,
और माइल्ड भी करती है विंटर्स। दिस इफेक्ट इज प्रोनाउंस ओनली ऑन द विंडवार्ड साइड। अब आगे बात आती है कि द लीवार्ड साइड द इंटीरियर डू नॉट गेट मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द सी एंड देयर फॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम। सिंपल, आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं आगे की। द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप्स एंड द एंगल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशंस receives locally slope more exposed to sun receives more solar radiation than the those away from the sun rays direct। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी जो मैंने एक फिनोमिना आपको समझाया है, यहाँ पे इस फिनोमिना की बात ही हो रही है। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि जो सामने है उसको ज़्यादा हीट मिलेगी, लाइट ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और उसके जो लीवार्ड साइड है उसको यानी कि हीट कम मिलेगी। वो फिनोमिना इस पहले पॉइंट में समझाया इसने। दूसरा क्या है, स्लो that receive direct sun rays are dry due to lost moisture through the excess evaporation। कहने का मतलब यहाँ पर ये वो स्लोप यानी कि जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर इवोपरेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा है तो मॉइस्चर कम होगा। ठीक है, these slopes remain barren it irrigation। ये जो यानी कि स्लोप्स हैं ये बैरन मतलब बंजर हो सकती हैं अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना हो किसकी, यानी कि उसको इरिगेशन की फैसिलिटी ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो स्लोप्स यानी कि ये अच्छी हो सकती हैं जब उनके पास गुड इरिगेशनल फैसिलिटीज़ हों। ठीक है, गुड फॉर एग्रीकल्चर, अबुंडेंट सनलाइट। ठीक है, एंड अवेलेबल दे आर ऑक्यूपाइड बाई डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। ये जो यानी कि जहाँ पर इरीगेशनल फैसिलिटी अच्छी होती हैं तो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। द स्लोप डेट डिवॉइड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट आर यूजुअली वेल फॉरेस्टेड। कहने का मतलब जो स्लोप है जहाँ पर हमें यानी कि डिवॉइड देखने को मिलता है डायरेक्ट सनलाइट, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर ठीक ठाक मात्रा में होता है और उनको ग्रो करने के लिए सन यानी कि सनलाइट मिलती है और अपना भोजन वो लोग कमा पाते यानी कि बना पाते हैं। द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर। जो ओशियन करंट्स होती हैं, मतलब करंट्स क्या होती है वो तो मैं बता दूं, जैसे समुद्र के अंदर कोई नदी बहना, एक किस्म से उसको करंट कहेंगे हम। ठीक है, द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एडजेसेंट लैंड एरियाज कंसिडरेबली। कहने का मतलब यहाँ पर जो ओशियन करंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं टेम्परेचर को जो उसके पास में या लैंड एरियाज़ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं यूपी में रहता हूँ तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ जो यानी कि कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, आपका यानी कि कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला, ठीक है, ये जो और उड़ीसा के एरिया, यहाँ पर आपको ठंड ज़्यादा नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो वहाँ की जो ओशन करंट्स हैं वो टेम्परेचर को मॉडरेट करती रहती हैं। मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर मतलब कम हुआ, मतलब कोस्टल एरियाज़ में, तो यानी कि जो सी एरिया है जहाँ पर यानी कि हमें सनलाइट देखने को मिल रही है, वहाँ से टेम्परेचर इसकी तरफ फ्लो होगा और हमें यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होगी। ठीक है, एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। विद इंक्रीज द हाइट प्रेशर फॉल द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीजेज एंड हैंस द टेम्परेचर डिक्रीजेज। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपको हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और हमें ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम दिखाई पड़ता है तो इसके कारण हमें टेम्परेचर भी कम होता दिखाई पड़ता है। ग्रीन हाउस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस ये होती हैं कि कोई भी अगर सन रेज आ रही है अर्थ की तरफ तो उसको बाहर ना निकलने देना, लेकिन जहाँ पर ये रेज ही एब्सेंट हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये लाइट आएगी और आराम से चली जाएगी बाहर, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली आपको क्या देखने को मिलेगा, विंटर के सीजन में आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी, गर्मी के सीजन में ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट होता है। अब बात करेंगे अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ की सन से कितनी डिस्टेंसेस है, कैसे कैसे यानी सिचुएशन पर कितनी कितनी दूरी पर होता है और किस सिचुएशन को क्या कहते हैं, समझते हैं। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, यानी कि अपने घूमने के समय के अनुसार, यानी कि क्या करती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि जैसे वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, अगर मान लो सन यहाँ पर है तो अर्थ उसके इस तरीके से घूमती है, तो कभी सन के पास होती तो कभी दूर होती है, कभी दूर होती तो कभी पास होती है। ठीक है, तो द अर्थ फारदेस्ट, यानी कि अर्थ जो होती है वो लगभग अगर दूरी का उसका पॉइंट मापा जाए लगभग ये माना गया है 152 मिलियन किलोमीटर
ये लगभग जुलाई के महीने में यानी कि हमारी जो अर्थ होती है उससे दूर होती है। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एपीहीलियन। अब मैं तुम्हें याद करने का एक तरीका बताऊं, एपीहीलियन मतलब अपार्ट मतलब दूरी, पेरीहीलियन मतलब पास, ठीक है। होता क्या है, 3 जनवरी को क्या देखने को मिलता है, हमारी जो अर्थ होती है वो पास होती है किसके, हमारे सन के। लगभग ये दूरी मापी गई है, ये 147 मिलियन किलोमीटर मानी गई है। और इसमें क्या देखने को मिले, जो पोजीशन होती है वो कार्ड उसको पेरीहीलियन बोला जाता है। तो मतलब पेरीहीलियन है एपीहीलियन, पेरीहीलियन मतलब पास, एपीहीलियन मतलब अपार्ट मतलब दूरी पर। Therefore the annual insolations received by the earth 3 जनवरी, यानी कहने का मतलब एनुअल यानी कि जो इंसोलेशन है उसे रिसीव किया जाता है 3 जनवरी को, इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड 4 जनवरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंसोलेशन एज ए कंपेरिजन टू द, यानी कि जो 4 जुलाई को देखने को मिलता है उससे कंपेरिजन में कम यानी कि देखने को मिलता है, क्योंकि वो दूरी पर होती है। मतलब यहाँ पर यानी कि ज़्यादा होता है और उसके कंपेरिजन में कम होता है। मतलब इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव किया जाता है 3 जनवरी को और एज कंपेरिजन टू द 4 जनवरी, ठीक है, 4 जुलाई नॉट जनवरी। However, the effect of this variation in the solar output masked by the factors the distribution of the land and the sea, simple है यार, इसको देख लेना। Hence the variation of the solar outputs does not have the great effect on the daily weather change on the surface of the earth। अब ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अगला जो लेक्चर मैं लेके आऊँगा वो इसमें बताऊँगा कि लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में। चलो इसको मैं समझा ही देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है कि आखिरकार लीवार्ड साइड क्या होती है, पोलवार्ड साइड क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर एक इक्वेटर है, ये इक्वेटर, उससे ऊपर क्या है उसके, यानी कि लैटिट्यूड से नीचे भी लैटिट्यूड्स हैं। सन की लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर ज़्यादा इस देखने को लाइट मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी। तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए, जहाँ पर नॉट लॉस यानी कि यहाँ नेट लॉस यानी कि हमें ज़्यादा लाइट जो होती है यहाँ पर कम देखने को मिलती है, ठीक है, यहाँ पर लाइट हमें कम देखने को मिलती है। उस फिनोमिना को इसने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वेटर है, सनलाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोलवार्ड ट्रांसफर यानी कि ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हीट है इधर ट्रांसपेट यानी कि ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर सनलाइट कम होने के कारण वो फ्रीजिंग में हो जाती है, इतनी लाइट आगे बढ़ नहीं पाती। तो मोस्टली इस एरिया में ज़्यादा हमें हीट देखने को मिलती है। उसी चीज़ को उसने आगे बताया है, क्या है वो, उसको समझो। इसने कहा एनर्जी सरप्लस यहाँ पर होगी, मतलब जहाँ हीट ज़्यादा है वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। और एनर्जी डेफिसिट रीजन जो है ये रीजन होता है, ये रीजन एनर्जी डेफिसिट वाला, मतलब यहाँ पर एनर्जी कम होगी। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन रिसीव द वेरीज, यानी कि ये बोला गया कि लगभग अमाउंट जो इंसोलेशन है वो वेरी करता है लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड में। और ये देखा जाता है कि इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ चाहे जाओ और 40 डिग्री चाहे साउथ जाओ, आपको अबुंडेंट ऑफ यानी कि हीट मतलब एनर्जी सरप्लस में देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ से अगर एक यानी कि पोल की तरफ जाओ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हीट हमें कम देखने को मिलती है वहाँ पर। ये क्यों होता है, वही रीज़न होता है एल्बिडो का, मतलब अगर ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा उसे यानी कि ट्रांसपेरेंट यानी कि उसको यानी कि बैक कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाती है। क्यों, यहाँ पर आइस ज़्यादा देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंट यानी कि ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। यही चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था जो आप समझ चुके होंगे। अगला है हीट बजट के बारे में, इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।